नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बेहद आसान तरीके से हमने उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और आज की क्लास भी आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखिए, पहले क्वेश्चन शांति से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए 2-3 बार, उसके बाद कुछ ना कुछ हिंट आपको मिल जाएगी। तो समझते हैं। कहा गया, सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। हमने यहाँ पर आकृति बना ली है, ये आपका वर्ग है, ये आपका आयत है, और यहाँ से यहाँ तक आपका व्यास होता है, जो कि ये आपका मेन पॉइंट केंद्र है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होगी। ये तो बात की बात है। पहले ये समझें कि यहाँ पर किस चीज को हम फलन बनाएं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो समझिए आराम से, शांति से। क्या कहा गया, दोबारा पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत, यानी एक हमें दिया गया है क्या, वृत्त। समझ लीजिए, ये एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में, अब यहाँ पर आप जितने आयत चाहें उतने आयत बना सकते हैं किसी भी लंबाई का। ये हो गया, हो सकता है इस प्रकार से बनाते चले जाएं, इस प्रकार से भी बन जाएगा। लेकिन इन सभी आयतों में, जितने भी हमने आयत बनाए, इन सभी आयतों में कहा गया वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। अब वर्ग कौन सा होगा, वर्ग ये वाला। जैसे मान लीजिए इसकी सभी भुजाएं मान लो बराबर हैं, चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो जैसी बात है वर्ग है, और इस वर्ग में केवल इसी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि इन जितने भी आयत हैं, इन आयतों में एक वर्ग बनेगा। ठीक है, वैसे तो वर्ग, जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो वर्ग है ये एक प्रकार का आयत ही है, लेकिन जो वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल इन सभी में से सबसे ज्यादा होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, आराम से, शांति से इसको हम प्रूव करेंगे, और वो भी इसको दो मेथड से, यानी फर्स्ट और सेकंड दो मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। तो शुरू करें, सबसे पहले फर्स्ट मेथड से शुरू करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, मान लो फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब ये जो गोला है, इस गोले में केवल एक ही चीज होती है, जो है त्रिज्या। तो लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या r है, ये इसकी त्रिज्या है, ये यहां से यहां तक ये r है, इधर ये r है, यानी टोटल 2r हो जाएगा। ठीक है, माना गोले की त्रिज्या r है तथा आयत की लंबाई, क्योंकि यहाँ पर आयत भी है, आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये लंबाई है, जो कि हम क्या माने हैं, x माना गया। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका x है, और ये हो जाता है आपका y, ये आपका क्या हो जाएगा, y। ठीक है, अब इसमें कहा गया वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। तो आयत में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा, ये यहाँ पर सबसे खास बात है। आयत में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा, यानी फलन हमें किसे बनाना है, फलन हमें बनाना है आयत के क्षेत्रफल को।
प्रूफ करना है कि वर्ग होगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिख देते हैं, हमें आयत की लंबाई व चौड़ाई लिख ही चुके हैं, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। वैसे यहाँ पर ना लिख के हम एक काम करें, काम ये करेंगे कि यहाँ ना लिख के यहाँ पर लिखते हैं। क्यों लिखेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, जो कि फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी फलन हम ए बना लेंगे। लंबाई आपकी x है, चौड़ाई आपकी y है। यहाँ पर दो चर मिल रहे हैं, तो दो चर नहीं बनाना, सिंगल बनाना, या तो y या तो x। तो फिर क्या करें, जबकि यहाँ पर हमें त्रिज्या वृत्त दे दिया, समझ लीजिए त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या फिक्स हो गई, त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या का कोई अवकलन होगा नहीं, वो तो अचर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 19 डिग्री कोण बन रहा, 19 डिग्री कोण बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, लगा देंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय, ये आपका लंब है, ये लंब है, ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय ये है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो कर्ण तो आपका कितना है 2r, 2r का होल स्क्वायर, आधार आपका मात्र x है तो x स्क्वायर, लंब आपका y है y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से या तो आप x निकाल लीजिए, x का मान, या तो y का मान निकाल लीजिए, किसी एक का मान निकाल ले। हम यहाँ से y का मान निकाल रहे हैं, y का मान निकाले धन से ऋण में आएगा, जो कि हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, जो कि y बराबर आएगा अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आएगा y का मान। इसको हम बना देते हैं समीकरण 1, और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दे, तो ये हो जाएगा a बराबर x, y की जगह पर 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से किया, इसमें लिख देना आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये काम हुआ है। ठीक है, अब आगे, अब इसका हमें अवकलन कर देना है। ऐसी बात अवकलन करना होगा क्रांतिक बिंदु के लिए। अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन किए बिना अवकलन के सॉल्व हुए क्या, नहीं हुए, तो अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करेंगे वो भी x के सापेक्ष, ये हो जाएगा dA अपान dx बराबर, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट फलन है, ये सेकंड फलन है, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, इसका अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और अवकलन होगा d अपान dx इसके अंदर का, यानी 4
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन हो जाएगा धन, द्वितीय फलन 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्रथम का अवकलन x का हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा dA अपान dx बराबर ये x, ये इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं x बटे 2 रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका अवकलन हो जाएगा 0 क्योंकि ये अचर है 0, ये हो जाएगा 2x और प्लस का ये रहा रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये तो आपका क्या बचेगा, माइनस का 2x ही बचेगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा dA अपान dx बराबर x अपान 2 रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 से आपका 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा dA अपान dA अपान dx बराबर ये माइनस का x और ये x हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा एलसीएम ले लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dA अपान dx बराबर एलसीएम आपका आएगा रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, ये आपका प्लस का इसके साथ होगा तो रूट हट जाएगा, यानी 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा। और यहाँ से आ जाएगा dA अपान dx बराबर ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4 आर स्क्वायर बटे में रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 कामन कर सकते हैं। तो 2 भी आप कामन कर लीजिए, इतना कर लिए 2 कामन करने में क्या समस्या है, 2 भी कामन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा dA अपान dx बराबर 2 हम कर लेते हैं कामन, तो ये बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 आर स्क्वायर बटे में रूट 4 आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये तो आपका अवकलन है। अब फर्स्ट अवकलन करने में इतनी जान निकल रही है, तो अगर इसका द्वितीय अवकलन करेंगे तब तो भी और जान निकल जाएगी। ठीक है, तो इसके करने के 2 तरीके, वैसे तो हैं 3 तरीके, 2 तरीके आपको हम बताएंगे। प्रथम तरीका ये है कि क्या कहते हैं, फर्स्ट विधि ये है कि प्रथम अवकलन विधि द्वारा, ये आपका प्रथम विधि द्वारा ही हम करेंगे, क्योंकि यदि इसका आपने अगर द्वितीय अवकलन किया तो बहुत लंबा निकल जाएगा। तो प्रथम अवकलन से इसको हम करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका भी जानेंगे आगे चल के। तो इसको यहाँ पर लिखें और यहाँ से एक लाइन खींच दें, इस प्रकार से लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए। यहाँ से शुरू करेंगे, लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्या करना होगा, dA अपान dx बराबर 0, ये हमें करना होगा। थोड़ी जगह बचाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद जगह कम पड़ जाए। ठीक है, तो इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका
टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2r स्क्वायर बटे में अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये आपका डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाके 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास, और ये आपका गुणे से भाग में 0, तो यहाँ से हमारे पास बचता है मात्र एक्स स्क्वायर और प्लस का 2r स्क्वायर बराबर 0। इसको भेजें उस पर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2r स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा और यदि इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2r का स्क्वायर, जो कि हमारे पास x बराबर आएगा अंडर रूट 2r। ये हमारे पास x का मान निकल के आया। ठीक है, अब x का मान निकल के आया तो x की वैल्यू यदि हम इस समीकरण 1 में रखें तो y का मान निकल आएगा। y का मान निकलते ही हमें ये पता चलेगा कि जो हमने ये आयत बनाया ना, ये आयत नहीं, ये वर्ग है। क्यों? क्योंकि x और y दोनों भुजाएं यदि बराबर हो जाती हैं तो ये एक वर्ग होगा। ठीक है, बल्कि यहाँ पर हमें एक काम और करना होगा। क्या करना होगा? करना ये है कि हमें पहले ये पता करना होगा, वैसे यहाँ से प्लस और माइनस के दो हमें बिंदु नहीं मिलेंगे, प्लस और माइनस के रूट दो बिंदु मिल जाते हैं मान लीजिए, वैसे भी। ठीक है, इसको संख्या रेखा में दिखाएंगे कि ये उच्चतम का ही बिंदु है। जब उच्चतम का बिंदु होगा तभी तो उच्चतम क्षेत्रफल होगा, जैसी बात है। ठीक है, तो इसको फिर बाद में यहाँ पर रखेंगे, हमें पता करेंगे कि वर्ग ही है। तो इसको संख्या रेखा में एक बार दिखाते हैं, और ये हो जाएगा माइनस अनंत से प्लस अनंत। यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस का रूट 2r, और यहाँ पर मिल जाएगा प्लस का रूट 2r। ठीक है, अब प्लस का रूट 2r से आगे की वैल्यू यदि हम रखें, एक प्रकार से हम क्या रख दें बताइए। ये रूट 2r है, रूट 2 का मान 1 पॉइंट कितना होता है, 1.414 होता है। तो 1.414 से आप 2 रख लीजिए, 2r रख लें। 2r यदि हम रख के देखें कहाँ पर, इसमें कितना 2r रख के देखें, इस जगह पर x की जगह पर अगर हम 2r रखें तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये पूरा का पूरा आपका धनात्मक ही रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ठीक है, 3r रख के देख लीजिए तब भी आपका धनात्मक, यानी ये आपका ये धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा। एक बार देख लें, एक बार यदि आप चाहें तो यहाँ पर, अच्छा अगर हम 2r रखें तो यहाँ पर देखिए 2r यदि हम रखते हैं तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि माइनस प्लस कट के संख्या बटे 0, ये तो अनंत हो जाएगा। तो इसका मतलब और आगे की संख्या रख के देखें, थोड़ी 3 रख के देख लें। 3r, यदि 3r रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3r रखेंगे इस जगह पर तो ये तो माइनस का ही आ गया, 3r का होल स्क्वायर होगा। वैसे तो वो 2r भी रखे तभी आपका ऊपर माइनस मिल रहा है, ये माइनस का मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मोटा मोटा ये है, ये आपका माइनस का ही मिलेगा, ये वाला आपका माइनस का मिलेगा, तो ये आपका प्लस का और ये आपका माइनस का मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसके आगे की वैल्यू रख के शांति से इसमें रख कर देख लीजिए, आपको ये जब रखेंगे तो ऋणात्मक ही मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलें, अब यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि रूट 2r पर dA/dx का मान धन से ऋण हो रहा, इन धनात्मक से ऋणात्मक में बदल रहा, इसका मतलब उच्चतम फलन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर रूट 2r पर dA/dx का मान
मान नहीं, चिन्ह का चिन्ह धन से ऋण में बदल रहा है, बदल रहा है, अतः x बराबर √2r उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। ठीक है, केवल ये पता चला उच्चतम का बिंदु है, अभी ये नहीं पता कि ये वर्ग है। अब x की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख समीकरण 1 में रखें तो लिखेंगे x बराबर √2r का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि समीकरण 1 में यहां पर रख के देखें तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, y बराबर ये 4r² तो है ही, √4r² माइनस x की जगह पर √2r का होल स्क्वायर लिखेंगे, √2r का होल स्क्वायर, जो कि आपका क्या बनकर आएगा, अंडर रूट ये 4r², ये √2 का करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा r², जो कि आपका बना y बराबर अंडर रूट 2r², 4 से 2 घटाएंगे तो यहाँ से आपका y का मान निकल के आया अंडर रूट 2r। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि x बराबर y बराबर अंडर रूट 2r है, इसलिए यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है, अतः x बराबर 2r पर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम है, वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हुई हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें आप समझ लीजिए हमने किया क्या, मोटा मोटा आप लोग समझ लीजिए क्या किया है। देखिए समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत, ये आपका वृत्त के अंतर्गत यानी अंदर सभी आयतों में, इसमें जितने भी हम आयत बनाएंगे उन सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। ये जो वर्ग बन गया हमें बाद में पता चला जबकि ये वर्ग है। ठीक है, क्योंकि जब हमने प्रूव किया कि x बराबर y है, दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब है ये कि वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। उसके लिए हमने प्रॉपर यहाँ पर लिखा कि माना गोले की त्रिज्या r है, गोले में एक ही चीज होती जो है त्रिज्या, तथा आयत की लंबाई x, चौड़ाई y है। ये हमने आयत बनाया, यहां से यहां हमने जो भुजा खींची वो आपका एक प्रकार से क्या है, व्यास है, जो कि ये आपका r, ये आपका r, टोटल मिला के कर्ण हो गया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाई जिसकी वजह से हमें y का मान निकला, क्योंकि यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल जो था वो 2 वेरिएबल में था, यानी 2 चर में था, हमें एक चर में चाहिए, क्योंकि हमने अवकलन अभी तक एक चर वाला ही किया है और आगे भी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ से y की वैल्यू समीकरण से 1 से उठाकर समीकरण 2 में, यानी समीकरण 1 से उठा के यहाँ पर रखा। ठीक है, अब उसके बाद हमने अवकलन किया, अवकलन करने के बाद क्रांतिक बिंदु के लिए dA/dx बराबर 0 दिखाया, वहां से हमें x की 2 वैल्यू मिली, प्लस माइनस का √2r
उसको हमने संख्या रेखा में दिखाया तो हमें पता चला कि इस अंतराल में माइनस प्लस माइनस है। तो हमें ये पता चला कि ये जो आपका बिंदु है ना, ये बिंदु उच्चतम का बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर द्वितीय अवकलन से मत कीजिएगा, क्योंकि जब पहला अवकलन इतना बड़ा हो गया तो दूसरा जब अवकलन करें तो और बड़ा निकल जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय अवकलन से मत करना, द्वितीय अवकलन से हम आपको बताएंगे जो सेकंड मेथड है। ठीक है, चले अब यहाँ से हमने x की वैल्यू तो पता कर ली कि dA/dx का मान जो चिन्ह है वो प्लस से माइनस बदल रहा है, इसका मतलब ये उच्चतम का बिंदु है, कोई इसमें दो राय नहीं है। उसके बाद हमने x की वैल्यू समीकरण 1 में रखा, जिससे पता चला कि ये वर्ग है। अब वर्ग है तो √2r पर x का जो जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो उच्चतम होगा। जब बिंदु उच्चतम तो क्षेत्रफल भी उच्चतम होगा। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट मेथड। इसको एक बार नोट कीजिए और इसको समझिए, ऑब्जर्व कीजिए आराम से, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सेकंड मेथड से करेंगे। ठीक है, इसको हम सेकंड मेथड से करेंगे। अब सेकंड मेथड क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम रफ कर दें, उसके बाद सेकंड मेथड समझेंगे। तो इसको हम करते हैं रफ। ठीक है, इसको हम करते हैं रफ। हमें जो काम का है वो हम रखेंगे, बाकी का करेंगे रफ। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? जब तक हम साफ कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने यार दोस्तों के पास। ठीक है, जिनकी उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। चलें अब आगे शुरू करते हैं सेकंड मेथड। ये तो आपका फर्स्ट मेथड रहा। अब यहाँ पर हम डालते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, ठीक है, ये आपका प्रॉपर वही रहेगा। ये जो हमने थीटा यहाँ पर बनाया, इस थीटा को जो यहाँ पर 19 डिग्री में बन रहा है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोण हमारा कितना बन रहा, थीटा बन रहा है। बाकी आपका सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो हम करते क्या हैं, आयत का क्षेत्रफल तो लगाना ही है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ये फार्मूला तो है ही, क्योंकि एरिया बराबर x × y है। हम करते क्या है क्वेश्चनों में कि यहाँ पर एक वेरिएबल लाने का प्रयास करते हैं, यानी एक चर लाने का प्रयास करते हैं, है तो डबल चर। या तो एक चर आ जाए या इन दोनों चर की जगह पर कोई तीसरा एक चर आ जाए, केवल एक ही चर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इन्हें ये थीटा माना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आपका हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि साइन थीटा, इस जगह से हम लगाएंगे साइन थीटा। कौन सा, इसका अगर हम नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। इस जगह पर ए, इसका नाम दे दें बी, इसका नाम दे दें सी। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। सबको पता है लंब बटे कर्ण होता है। और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर लंब हो जाएगा आपका y, कर्ण हो जाएगा आपका 2r। 2r ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा, जिससे y बराबर आपके पास में मिलेगा 2r साइन थीटा। 2r साइन थीटा, ठीक है, ये रहा आपका समीकरण 1। अब उसके बाद हमें x की वैल्यू भी तो निकालनी है। ये कर्ण है, ये आधार है, जिसमें हमें लगाना है cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है। तो cos थीटा बराबर आधार आपका ये रहा x, कर्ण रहा आपका 2r। तो यहाँ से x बराबर निकलेगा 2r cos थीटा, जो कि इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब करेंगे क्या, इन x और y की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देना है बस। तो मान को रखें तो a बराबर
एक्स की वैल्यू ये रही 2r cos थीटा, 2r cos थीटा मल्टीप्लाई y की वैल्यू ये रही 2r sin थीटा, 2r sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा फार्मूला? आपका ये 2r तो एज इट इज है, यहाँ पर लिख रहे हैं आर स्क्वायर हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 2 ये वाला, ये रहा आपका साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका कास थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक फार्मूला बन जाता है 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, ये साइन 2 थीटा है। अब ये आपका क्या बन के तैयार? फलन। ये आपका फलन बन के तैयार है। अब इसका हम थीटा के सापेक्ष करेंगे अवकलन। ठीक है, करते हैं अवकलन। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए का हो जाएगा dA अपान डी थीटा बराबर, ये 2r स्क्वायर तो आपके अचर पद हैं, साइन थीटा का अवकलन होगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, उसके बाद 2 थीटा का होगा 2 थीटा का हो जाएगा 1। तो यहाँ से आएगा dA अपान डी थीटा बराबर 2 दूनी 4 r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट अवकलन। ठीक है, इसको हम बना देते हैं समीकरण 3। ये समीकरण आपका कौन सा है? 3 है। ठीक है, यहाँ पर एक काम कीजिए, काम ये करना है, ये साइन जो हमने y और x के मान यहाँ पर रखे हैं ना, आप यहाँ पर बगल में लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये हमने रखा है मान को। ठीक है, ये आपको लिख देना है। अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन चल रहा है, जिससे यहाँ पर जरूरी होता है कि द्वितीय कोटि के अवकलक से करना। ठीक है, तो द्वितीय कोटि का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका एक बार और पुनः अवकलन करने के लिए सबसे पहले क्रांतिक बिंदु निकाल लें। सबसे पहले तो लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए करना ये होगा कि dA अपान डी थीटा बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर cos 2 थीटा बराबर 0। तो ये आपका वेरिएबल है, अचर पद है, गुणे से भाग में भेज देंगे तो ये बचेगा हमारे पास मात्र cos 2 थीटा बराबर 0। अब cos 2 थीटा, cos कब 0 0 होता है? cos 0 तब होता है जब cos π/2 हो, यानी कि cos 90 का मान 0। तो cos से cos आपका कटेगा, तो यहाँ से 2 थीटा बराबर आएगा π/2। तो थीटा बराबर आया π/4, यानी कि थीटा का मान 45 निकल के आया। इससे ये पता चलता है जब ये थीटा का मान 45 है, ये 45 तो ये 45, तो ये 90 हो गया, और ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इसका मतलब है कि एक वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। यदि ये आयत होता तो इसका कुछ अलग मान होता, थीटा कुछ अलग ही मान आता, कुछ अजीब तरह का मान आता। ठीक है, तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना होगा? समीकरण 3 का पुनः अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर, क्योंकि आपको पता है कि द्वितीय अवकलज में समीकरण में क्या करना, द्वितीय अवकलन में 2 बार अवकलन करना होता है। एक बार तो हम क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु निकाल लेंगे, द्वितीय बार हम दोबारा अवकलन करके चिन्ह मात्र पता करते हैं कि चिन्ह पॉजिटिव है कि निगेटिव है। निगेटिव है
तो उच्चतम फलन प्राप्त हो जाएगा, फिर उच्चतम बिंदु होगा। ठीक है, तो इसका दोबारा आकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2a/d थीटा का स्क्वायर बराबर, ये 4r² आपका अचर है, 4r² cos 2 थीटा जो हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, 2 थीटा का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा d2a/d थीटा स्क्वायर बराबर 4 दूनी माइनस का 8 r² साइन 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू वहाँ पर π/4 रख के हम देखेंगे, तो रख देते हैं। ये हो जाएगा d2a/d थीटा स्क्वायर, थीटा बराबर रखते हैं π/4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 8 r² थीटा साइन 2 थीटा की वैल्यू रखेंगे π/4, तो π/4 इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा d2a/d थीटा का स्क्वायर और थीटा बराबर π/4, थीटा बराबर π/4 पर माइनस 8 r² साइन π/2 बन जाता है, तो साइन π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2a/d थीटा का स्क्वायर और थीटा बराबर π/4 बराबर माइनस का 8 r² साइन थीटा, साइन π/2 का मान 1 के बराबर होता है तो 1 ही आएगा, जो कि ये क्या है कि 0 से कम है। 0 से कम का मतलब एक प्रकार से ऋणात्मक है, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक है, इसका मतलब कि ये उच्चतम का बिंदु है। क्या, कहाँ पर? थीटा बराबर π/4, तो लिखेंगे थीटा बराबर π/4, π/4 क्या है, d2a/d थीटा जो कि क्या है लेस देन 0, अतः यह उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है। ठीक है, कौन? π/4, क्योंकि ये कोण ही में हमें पता क्या चला है, उच्चतम का बिंदु है। तो करेंगे क्या, हम इन दोनों मानों को उठाकर इनमें रख के देखें तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या है, ये वर्ग है, क्योंकि यहाँ से भुजाएं पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर π/4 समीकरण 1 व समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 में रखेंगे इस जगह पर, तो ये हो जाएगा y बराबर 2r साइन π/4, तो यहाँ से y बराबर 2r साइन π/4 यानी 1/√2 काटेंगे तो ये √2 बचेगा, इससे कटेगा, तो y बराबर √2r, ये y का मान रहा। ठीक है, और इसमें रख के देखें समीकरण 2 में, तो x बराबर 2r cos π/4, cos π/4, तो x बराबर 2r cos π/4 यानी कि 1/√2, ये होगा, काटेंगे तो ये हो जाएगा √2, तो यहाँ से x बराबर निकल गया √2r, तो यहाँ से दोनों के दोनों मान बराबर दिख रहे हैं, x के मान भी y के मान भी। इसका मतलब ये है कि एक प्रकार का वर्ग है। तो लिखेंगे, वैसे जगह तो बच नहीं रही है, तो फिर करें क्या, कहाँ पर लिखें? चलें यहाँ पर हम थोड़ा से इस जगह लिख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे
x बराबर y बराबर √2r, ये बराबर है, अतः यह एक वर्ग है, इसलिए थीटा बराबर π/4 पर, थीटा बराबर π/4 पर आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल या सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। ठीक है, हमने दोनों मेथड से बताया, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों मेथड बहुत ही बेस्ट है, किसी में से भी आप चाहे इस मेथड को करें चाहे फर्स्ट मेथड को करें, दोनों आराम से आप लोग पेपर में एक से करके आ सकते हैं, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। शांति से एक बार आप इसको समझ लीजिए, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तब कुछ हिंट मिलेगा इसमें, नहीं समझ में नहीं आएगा किसको हमें फलन बनाना है। सबसे खास बात यह है, समझिए, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ, ये जो पृष्ठ कहा ना, एक प्रकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, महत्तम आयतन, इसने कह दिया महत्तम आयतन, यानी इसका फलन बनाना है। बेलन की जो ऊंचाई है, जो बेलन की ऊंचाई है h, वो आधार के व्यास के बराबर है, मतलब 2r के जो ऊंचाई है 2r के बराबर है, ये कहा गया है। जब h आधार के व्यास के बराबर होगा तब महत्तम आयतन प्राप्त होगा, किसका, बेलन का। बेलन से संबंधित यहाँ पर कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन में क्या क्या इसमें कहा गया है, लिखेंगे माना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ S तथा आयतन V है, जबकि ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः h तथा r है। ठीक है, इतना चीज बेलन में होता है। इसमें कहा भी गया है कि पृष्ठ, तो हमने संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण ही पृष्ठ होता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ S माना, महत्तम आयतन हमने V माना, ऊंचाई व त्रिज्या h मान दिया है। बस अब शुरू करेंगे। सबसे पहले इसने पृष्ठ के बारे में चर्चा की है, तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2πr प्लस 2πr, ये होता है, यही होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। दोबारा सोचिए एक बार, देखिए 2πr स्क्वायर होता है कि नहीं, देखिए समझिए एक बार से, अगर आपको ना याद हो तो याद कीजिए कि बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2πrh। उसके बाद बेलन बनता किस प्रकार का है, इस प्रकार से बेलन बनता है कि नहीं बनता।
तो ये वाला जो पोर्शन होता है जो गोल गोल होता है उसका फार्मूला 2πr/h होता है। उसके बाद इसके नीचे जो आधार होते हैं ना, ये आधार पाई r² मिलकर 2πr² बना देते हैं, यानी प्लस का 2πr²। और आपको कक्षा 9 और 10 में याद कराया गया होगा क्या कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr/h + r, ये आपको याद कराया गया होगा, क्योंकि यहां से हम 2πr कॉमन कर लेते हैं, h और r केवल बच जाता है। ठीक है, समझ गया कि नहीं? तो चलिए इसका रब कर दें। अब आगे समझिए, आगे देखें तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि s बराबर 2πr/h + 2πr²। यहां से हमें h की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू निकालेंगे तो धन से ऋण में आएगा, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा s - 2πr² बराबर 2πr/h। तो 2πr गुणे से भाग में आ जाएगा, जो कि h बराबर आपका क्या बनेगा, h बराबर बनेगा s - 2πr² बटे में 2πr। ये h की वैल्यू आई, इसका यूज आगे करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया आयतन महत्तम आयतन, तो आयतन का फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है फार्मूला, πr²h, ये फार्मूला होता है। आयतन को हम प्रदर्शित करते हैं v से, तो हमारा फलन v बनेगा। πr², h की वैल्यू ये रही, इसको लिखेंगे s - 2πr² बटे में 2πr। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक r से आपका एक r कट गया, तो यहाँ से v बराबर r के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा sr - 2πr³ बटे में आपका 2। ठीक है, ये आपका बनेगा। इसको हम बना देते हैं समीकरण 1, शायद आगे चल के काम आए। समीकरण 1 इसको हमने बनाया, अब इसका करेंगे अवकलन। ठीक है, इसका करेंगे अवकलन। वैसे समीकरण 1 इसको बना देते हैं, ये समीकरण 1 रहा, ये समीकरण 2 रहा। इसका करेंगे r के सापेक्ष अवकलन, जो कि होगा dv/dr बराबर s, r का तो हो जाएगा 1 माइनस 2π तो अचर पद है, r क्यूब का हो जाएगा 3r² बटे में आपका चल रहा 2। ठीक है, आगे देखिए, ये हो जाएगा dv/dr बराबर s माइनस 2/6 πr² बटे में आ जाएगा 2। ये आपका अवकलन है, ये आपका अवकलन है केवल, बस। ठीक है, अब क्या करें, हमें क्रांतिक बिंदु चाहिए, तो लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए dv/dr बराबर 0, इसको 0 दिखा देंगे तो यहाँ से आएगा s - 6πr² बटे 2 बराबर 0। तो ये आपका भाग से गुणे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, नहीं s - 6πr² बराबर 0। तो यहाँ से s का मान निकल के आएगा 6πr²। ये हमारे काम का है, इसको हम बना देते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका दोबारा अवकलन कर दें, दोबारा अवकलन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर द्वितीय कोटि का द्वितीय अवकलन विधि हम लगा रहे हैं, तो लिखेंगे इसका हम कोई समीकरण बना दें, तो
ये रहा आपका समीकरण 3 और ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। तो लिखेंगे समीकरण 3 का पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन हो जाएगा d2v अपान डी आर स्क्वायर बराबर, इसका तो हो जाएगा 0 माइनस 6 पाई आपका अचर पद है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r बटे में आपका 2 चल रहा, तो ये हो जाएगा d2v अपान डी आर स्क्वायर बराबर 6 दूनी माइनस का 12 पाई r बटे में 2, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम काटेंगे 2 छंग 12 यानी माइनस का 6 पाई r निकल के आया। और यहाँ से यदि आप r की वैल्यू निकालें, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा s अपान, चलिए यहाँ पर हम मान निकाल ही दें, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, r की, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पर हमें रखना है, रख के देख लेंगे। तो ये आ जाएगा, देखिए ये गुणे से भाग में आएगा, यानी s अपान 6 पाई बराबर r स्क्वायर, तो यहाँ से r बराबर निकल के आएगा, r बराबर अंडर रूट s अपान 6 पाई, ठीक है। और आप अगर चाहें तो यहाँ से s बराबर अंडर रूट, r बराबर s अपान अंडर रूट 6 पाई ये भी लिख सकते हैं। ये आपका r का मान है, r का मान उठा के यहाँ पर रख दें तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि dv अपान डी आर स्क्वायर, d2v अपान डी आर स्क्वायर, और r का मान रख रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस का 6 पाई तो है ही, r का मान अंडर रूट s बटे अंडर रूट 6 पाई, ये कटेगा तो अंडर रूट 6 पाई बचेगा, 6 पाई है ये, ठीक है, ये पाई है आपका, ये पाई है। तो d2v अपान डी आर स्क्वायर बराबर माइनस का अंडर रूट 6s पाई, ये s है, 6s पाई, ये आपका निकल के आया, जो कि 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक है, लिखेंगे ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये उच्चतम का बिंदु मिला, यानी लिखेंगे r बराबर, लिखेंगे अतः r बराबर अंडर रूट s बटे अंडर रूट 6 पाई पर डी स्क्वायर v अपान डी आर स्क्वायर लेस देन 0 है, अतः यह उच्चतम का बिंदु है, ठीक है, क्या है, उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का बिंदु है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से समीकरण 4 से s का मान उठा के समीकरण 1 में रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि जो समीकरण 4 है और ये आपका जो है ये एक ही है, ठीक है। तो चले बस आपको इतना समझना है कि इस s की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख रहे हैं, तो लिखेंगे s का मान समीकरण 4 से, समीकरण 4 से s का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं यहाँ पर, इस जगह पर,
तो रखेंगे तो आ जाएगा आपका h बराबर, s की जगह पर ये रखना है, कहाँ पर गया s का मान, यहाँ से ये 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर बटे में आपका चल रहा 2, सॉरी 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो ये बचेगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई आर। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, और 2 दूनी 4, जो कि h बराबर आपका बनता है 2r। तो यहाँ से ये पता चला जो ऊंचाई है व्यास के बराबर है, तो लिखेंगे अतः ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर, अतः ऊंचाई, क्या लिखते हैं, अतः जब ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगी तब बेलन का महत्तम आयतन प्राप्त होगा। बेलन का महत्तम आयतन प्राप्त होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? यहीं से हमने देखिए एक ही स्टेप में, मतलब एक ही उसमें हमने आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था एक ही उसमें लिख दिया है। ठीक है, शायद आपको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम लिख देते हैं ऊपर, इसको हम लिख दें ऊपर, शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको यहाँ पर लिख लेना, इस जगह पर क्या लिखेंगे, जब ऊंचाई आधार के व्यास के, ये त्रिज्या का 2 गुना ही तो व्यास होता है। ठीक है, जब ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगी तब बेलन का उच्चतम आयतन प्राप्त होगा। ठीक है, इतना ही केवल आपको करना था, मोटा मोटा एक बार समझ लीजिए क्या किया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई h जो है आधार के व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना व्यास 2r के बराबर होती है। ये हमें प्रूव भी करना था तो हमने प्रूव भी किया है। ठीक है, और इसमें लिखा कि माना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ s है, आयतन v है, जबकि त्रिज्या व ऊंचाई क्रमशः h व r है। बेलन में यही होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लगाया, जिससे हमने h की वैल्यू निकाली। h की वैल्यू निकाल कर हमने बेलन का आयतन का फार्मूला लगाया, उसमें h की वैल्यू हमने रखी, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल मिल रहे थे, 2 चर मिल रहे थे, जिसकी वजह से इसका अवकलन करना संभव नहीं था। तो हमने एक चर हटाने के लिए h की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब ये आपके पास फलन है, इसको हमने फलन बनाया, अवकलन किया, प्रथम क्रांति की बिंदु निकाला, एस यहाँ से निकाला, लेकिन बिंदु हमारा यहाँ पर निकला है जाके। ठीक है, उसके बाद फिर समीकरण 3 का हमने पुनः अवकलन किया। पुनः अवकलन के बाद हमने ये प्रूव किया कि ये उच्चतम का बिंदु है। कौन? r बराबर √s/6 पाई, r बराबर √s बटे 6 पाई रूट के अंदर,
ये उच्चतम का बिंदु है। जब उच्चतम का बिंदु है तो इसका मतलब उच्चतम हमें आयतन भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ प्रूफ करनी थी, प्रूफ ये करनी थी कि जो बेलन की ऊंचाई है वो त्रिज्या के 2 गुना यानी व्यास के बराबर है। तो हमने यहाँ से समीकरण 4 से इसका मान उठा के समीकरण 1 में रखा, जिससे हमारा ये प्रूफ होता है कि h जो है, ऊंचाई जो है व्यास के बराबर है। ठीक है, व्यास के बराबर है तो इसका मतलब जब ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगी तब बेलन का उच्चतम आयतन प्राप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो कल की क्लास में फिर हम आगे के 2 ही क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि इस समय जानलेवा क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं, 2 ही क्वेश्चन हो ही पाते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में 21 और 22 नंबर हम लोग लेंगे। तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।